डॉक्टर्स डे पर परिधि न्यूज़ द्वारा जो श्रृंखला चलाई जा रही है, हम बैतूल ज़िले के काफ़ी प्रसिद्ध और नामी डॉक्टर्स से आप लोगों को मिला रहे हैं। ये इसलिए नाम है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जिस तरह की सेवाएं ज़िले को दी है, वो सेवाएं इनके नाम को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि तक ले जाती है। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर सौरभ राठौर जी। आप वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरकर आपने इस मुकाम को हासिल किया है। हम स्वागत करते हैं सर आपका बहुत बहुत परिधि न्यूज़ में, और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का संघर्ष आपके जीवन का रहा, पारिवारिक परिस्थितियाँ किस तरह की रही। जी, मैं डॉक्टर सौरभ राठौर, कंसल्टिंग फिजिशियन। मैं अभी बैतूल में प्रैक्टिस करता हूँ और रहने वाला मैं भौरा का निवासी हूँ। प्राथमिक शिक्षा मेरी भौरा के ही लिटिल फ्लावर स्कूल से 5वीं तक हुई। उसके पश्चात नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय प्रभात पट्टन में मैंने अपना 5वीं से 12वीं तक का सफ़र पूरा किया। उसके पश्चात पीएमटी की तैयारी मैंने भोपाल से करी और दूसरे प्रयास में मेरा एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर एमपी पीएमटी में मेरी ऑल एमपी में रैंक 30th थी। अच्छा। और ओबीसी में 8वीं रैंक थी। जी। तो उसे मुझे जो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज था एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, वहाँ से मेरा एमबीबीएस हुआ है। एमडी के लिए मैंने केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस त्रिवेंद्रम से मेडिसिन में पीजी किया है। ओके। और उसके पश्चात गवर्नमेंट में पोस्टिंग मिलने के बाद लकीली मुझे जिला अस्पताल बैतूल मिला। जी। तो 4-5 वर्षों तक त्रिवेंद्रम में ही प्रैक्टिस करने के पश्चात वहाँ पे मुथूट हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस की। उसके पश्चात यहाँ जिला अस्पताल बैतूल में अपनी सेवाएं सन 2019 में मैंने ज्वाइन करी। और इसी दौरान शायद कोविड भी आ गया था। ये अब इसे आप सुखद संयोग कहे या दुखद वो मैं नहीं जानता, पर शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना था कि मैं यहाँ आके कोरोना में लोगों की सेवा करूँ। इसलिए मेरे ज्वाइनिंग के सिर्फ 6 महीने पश्चात ही जब ये सारी चीज़ें हुई तो उस वक्त शायद मैं उतना सक्षम नहीं था। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो उसको हमेशा से निभाना सीखा है। तो नवोदय की जो ट्रेनिंग थी वो मुझे काम आई और यहाँ के सभी अधिकारियों का और सभी कलेक्टर सभी का सहयोग मिला। तो कोरोना में मैं अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी से कोविड में आप नोडल अधिकारी के रूप में पूरे बैतूल जिले का प्रभार आपने संभाला था। जी। उस समय मेरे लिए मतलब बहुत चुनौतियाँ थी और मुझे बाद में लगता है कि अब मुझे वो दोबारा यदि मुझसे ये कहा जाए कि आप ये निभा पाएंगे तो शायद मैं कहूँगा कि मैं नहीं निभा पाऊँगा। कुछ परिस्थितियाँ जो हैं अपने आप संभल भी दे देती हैं और रास्ते भी बना देती हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सक्षम था कि उस कठिन समय का मुकाबला कर सकूं। और थोड़ा सा ईश्वर का सहयोग, यहाँ के सभी अधिकारियों का सहयोग और थोड़ा जो नवोदय की ट्रेनिंग है कि आपको हर हाल में अपने आप को साबित करना है और संघर्ष को करते रहना है, बस उसी सोच के साथ उस चीज़ को मैं निभा पाया। सर, पारिवारिक रूप से किस तरह से पापा क्या करते हैं, मदर? जी, मेरी माताजी का जब मैं बहुत छोटा था 4 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया था और पिताजी मेरे मेडिकल व्यवसायी थे। उनका भी 25 वर्ष की उम्र में, जब मैं 25 वर्ष का था, कॉलेज की स्टडी कर रहा था तब बीमारी के चलते उनका भी निधन हो गया। लेकिन पिताजी का हमेशा सहयोग मिला है और पूरी पढ़ाई से लेकर सारी चीज़ का मार्गदर्शन मेरे पिताजी द्वारा ही मुझे किया गया है। और अभी परिवार में जो बड़े भाई हैं और बाकी छोटे 4 भाई हैं, उन्हीं के सहयोग से पारिवारिक संबल अभी भी मिला हुआ है। लेकिन माता पिता की कमी डेफिनेटली खलती है। पर सभी लोग से मैं जो अपने जूनियर्स हुए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो ईश्वर ने हमारे लिए चुना है तो हमें उसका सामना करना आना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात और एक अच्छा मैसेज भी है लोगों के लिए कि आपको हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए। सर, क्या चैलेंजेस है एक डॉक्टर की फील्ड में? डॉक्टरी फील्ड में अभी जो नए चेंजेस देखने के मिल रहे हैं या चैलेंजेस कहें, वो ये है कि ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। आप नई स्किल सीख के आते हैं, फील्ड बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। विशेषकर इंडिया में भी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ग्रामीण लेवल पे भी सारी सुविधाएं और सारी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हो रही है। तो कंपटीशन के हिसाब से देखें तो हमें अपनी स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करना होता है। और दूसरी जो कठिनाई आती है इस फील्ड में कि आपको समय का अभाव महसूस होता है और परिवार और अपने वर्क में बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप कर पाते हो, वरना फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने लगता है। उसमें कोई डिसबैलेंस हो जाता है। जी जी, थोड़ा सा, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टरी फील्ड में कई बार सिर्फ इस वजह से आ जाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, पर आने के बाद उन्हें एहसास होता है कि इसमें काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत और समय, तीनों चीज़ें देनी होती है। जी जी। तो उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि बैलेंस बनाने के लिए आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होना सबसे पहली चीज़ है। सर, जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपने कई तरह के पेशेंट्स को देखा होगा, क्या परिस्थितियां हैं बैतूल ज़िले में हेल्थ को लेकर? क्या अवेयरनेस कम है लोगों में बीमारियों की? किस किस तरह के रूप हैं? आज भी यदि देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो दूसरे तरीके हैं इलाज करने के, वो आज भी जैसे पीलिया के लिए, झाड़ फूंक, टाइफाइड के लिए कराते हैं, उसमें परहेज की जो सलाह दी जाती वो भी गलत है एक प्रकार से, कि आपको खाना बंद नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो प्रचलित है, गलती हम उनकी भी नहीं कह सकते कि जब उस क्षेत्र तक यदि सुविधा नहीं मिलेगी तो उन्हें अन्य दूसरी तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी देखी गई कि किसी को यदि सांप ने स्नेक बाइट के केस में जो है स्नेक को भी हॉस्पिटल तक लेकर आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें भी। स्नेक बाइट के केस में बस जो भ्रांति मैं सभी की दूर करना चाहूँगा कि स्नेक बाइट के जो 70% केस होते हैं वो नॉन विनेमस होते हैं, मतलब कि ऑलरेडी वो सांप जहर उसमें नहीं होता है। तो जो झाड़ फूंक से जो मरीज बच जाते हैं, एक्चुअली में उनको पॉइजन गया ही नहीं था। तो इस वजह से लेकिन जो 30% जो पॉइजनस है, जिसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है, वो पेशेंट भी ये मान लेते हैं कि हमें झाड़ फूंक से ठीक हो जाएंगे, और जब ये उनके पास पहुंचते हैं तो उनकी डेथ होना तय है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि झाड़ फूंक के झांसे में ना फंसे। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्नेक बाइट का पूरा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। सबसे पहले अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल पे जाएं, चाहे वो विनेमस हो या जहरीला हो या नहीं हो। सर, कोई केस ऐसा ज़रूर बताएंगे आप अपने अनुभव का कि जिसमें आपको ऐसा लगा होगा कि ये बहुत ही चुनौती भरा केस था, और कहते हैं कि उसमें भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ रहा और आपकी मेहनत भी रही? जी, उसमें कोविड के टाइम के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जब पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है और ऐसा लगता है कि अब वो रिकवर नहीं होगा, लेकिन लकीली 7वें-8वें दिन पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। और ईश्वर की हमेशा दया रही है कि हमसे जितना हो सकता है दवाइयों के रूप में और उपलब्ध संसाधनों में उतना करने की कोशिश करी है। और सबसे अच्छी बात जो रही है कोविड काल में भी, कि बैतूल ज़िले की कैपेसिटी हम लोगों ने उस समय 1000 बेड तक कर दी थी विथ ऑक्सीजन बेड। और ये देखने में आया था कि पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा और यहाँ तक कि दूसरे ज़िले के भी मरीज यहाँ के अपना उपचार करा रहे थे। तो ये हम अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते हैं कि उस कठिन समय में भी इतनी चीज़ें हम उपलब्ध करा पाए, और ऑफकोर्स उसमें पूरा प्रशासन का सहयोग था। और दूसरे केसेस भी देखें तो हार्ट अटैक के कई केसेस, अभी चूंकि मैं संजीवनी हॉस्पिटल में प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कई हार्ट अटैक के केसेस आते हैं जो हमें लगता है नहीं बच पाएंगे, लेकिन एज अ डॉक्टर हमें पता है कि हमें जो उसका ट्रीटमेंट है प्रॉपरली वो करना है और क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। तो 1-2 नहीं, ऐसे हर महीने कम से कम 10 से 15 केसेस होते जहाँ लगता है कि पेशेंट नहीं बच पाएगा, और ईश्वर की दया से वो सारे पेशेंट अच्छे से रिकवर होकर जाते हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है, ऐसे समय में कई डॉक्टर्स ने जो है प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की है, क्या वजह आपकी रही कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ड्रॉप करना पड़ा? नहीं, मेरे तो उसमें सारे कारण जो थे वो पर्सनल रीजंस ही थे। पहला कारण तो यही कि फैमिली और वर्क के बीच में बैलेंस बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, और दूसरा थोड़ा सा प्राइवेट मतलब अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें और आगे नई स्किल्स और ग्रोथ के नज़रिए से फिर मैंने उसे छोड़ना उचित समझा। क्या अभी किस तरह से परिवार के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं? अभी कम से कम इतना है कि अपना बहुत कुछ समय अपने परिवार को दे सकते हैं। मेरी वाइफ है मोनिका राठौर, उनका हमेशा कोविड में सपोर्ट रहा है। छोटा बेटा है त्रिशान राठौर, और वो भी काफ़ी समझदार है। तो अभी मैं फिर भी खुश हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं शासकीय सेवा का मुझे कोई दुख है। मैं आज भी बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि कोरोना की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई मैं उसे निभा पाया, और शासकीय सेवाओं के लिए मैं हमेशा अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करता हूँ कि लेकिन लाइफ सबकी अलग कंडीशंस पे चलती है, दूसरी कई और जिम्मेदारियाँ रहती है, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ा। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपकमिंग जनरेशन को? न्यू जनरेशन या डॉक्टर बोल लीजिए या नीट एस्पिरेंट के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने
मेरी भी स्टोरी और कई डॉक्टर्स की स्टोरी पढ़ी है और भी फील्ड में है। स्ट्रगल से आजकल के जो जनरेशन जो सुसाइडल वाली खबरें सुनने में आती है, चाहे वो नीट कोटा हो, कोटा में जो बच्चे तैयारी करते हैं या इंदौर या प्राइवेट जगह पे, तो ऐसा नहीं था कि हमारे समय पे ये सारी समस्याएं नहीं थी। हम लोग भी प्रिपरेशन के दौरान डिप्रेशन में रहे हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे फ्रेंड्स रखें, अपने फैमिली के संपर्क में रहें, क्योंकि बात सिर्फ एग्ज़ाम निकालने की नहीं होती है। अल्टीमेटली लाइफ में आपको आगे चैलेंजेस आएंगे, आप जॉब करेंगे, आपको हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ को लेके मैं देखता हूँ कि जो यंग जनरेशन, क्योंकि चूँकि कोविड का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि कोविड की वजह से आजकल यंग पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहे हैं या फिर साइकोलॉजिकल समस्याएं हो रहे हैं। 25 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो लोग डिप्रेशन में आते हैं, हेल्थ इश्यूज़, तो वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा उनसे संदेश है कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएगी, सारी चीज़ें होगी, लेकिन आपको पॉजिटिव बने रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस ही होगा अगर आप उसमें फेल भी होते हैं तो ये जो चीज़ें हैं नेगेटिविटी, उसको थोड़ा सा यंग जनरेशन को अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा और ये मानना होगा कि ये प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। सर, इस साल जो है डॉक्टर्स डे की थीम रखी गई है मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा। तो आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में किस तरह से आप अपने स्टाफ की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं? एज ए डॉक्टर आप किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं? चूँकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो एयर टू एयर फैलते हैं, तो कोशिश हम यही करते हैं कि जब भी ये सीजनल इस प्रकार के वायरस आते हैं तो सभी अटेंडर से लेके पेशेंट को भी मास्क यूज़ करने के लिए सलाह दी जाती है और हॉस्पिटल स्टाफ सभी लोगों को मास्क यूज़ करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। कोई और बात आप कहना चाहते हैं लोगों से, या कुछ ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर उस पर साझा कर सकते हैं? उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि टू ऑल द पेशेंट या सभी लोगों को जो मेरा एक संदेश है कि अल्टीमेट ट्रूथ तो डेथ ही है, तो डेथ सभी की होना है। तो आपको अपनी चीज़ों को सिंपल रखना है और जो चीज़ आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करना है, क्योंकि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो अक्सर ये होता है ना कि इंसान इतना प्रयासरत हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि जब नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो एक ना एक दिन सबको जाना है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करें और जो भी चीज़ अब ईश्वर ने आपको दी है उसे इंग्लिश में हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, हिंदी का शब्द मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, पर ईश्वर का हम धन्यवाद दे के जिएंगे तो आप खुश रह पाएंगे। सर, आप जब डॉक्टर बने थे या जब आपका सिलेक्शन हुआ था, ग्रामीण बेल्ट रहा होगा और परिवार के भी पहले डॉक्टर रहे हैं आप, तो क्या माहौल था उस समय? जी, मुझे आज भी याद है कि जब पेपर में फ़ोटो आई थी सिलेक्शन के बाद, क्योंकि अक्सर भौरा में भी जो टीचर्स थे वो भी यही कहते थे कि यहाँ से बच्चे सिर्फ कोचिंग करने जाते हैं, सिलेक्शन किसी का नहीं होता। तो वो जो एक मिथ टूटा था, तो उससे ये हुआ कि आने वाले जनरेशन में भी कई डॉक्टर्स भौरा से भी निकले हैं और माहौल ये था कि पिताजी और सारे परिवार बहुत खुश थे। परिवार का चूँकि मैं पहला डॉक्टर था और डेफिनेटली उस वक्त मेरे पास इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन था, मुझे इंजीनियरिंग भी मिल रहा था, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर बनने का ही निर्णय लिया। तो बहुत सी बातें हमने डॉक्टर सौरभ राठौर से साझा की। यकीनन उनके अनुभव और उनके द्वारा दी गई जानकारी जो है हमारे बैतूल वासियों को और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके काम आएगी। सर, आपने बहुत सारा समय हमें दिया, हमसे बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।